नमस्ते। सिडनी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट फर्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखें कंटेंट्स। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट्स। दूसरा पार्ट है बॉयल्स लॉ और तीसरा पार्ट है चार्ल्स लॉ और चौथा पार्ट है गे-लोजाक्स लॉ और लास्ट पार्ट आज का होगा आइडियल गैस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पोस्टुलेट्स हैं। लेट अस सी। इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लॉसियस, बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1860s। ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका बड़ा अहम यहाँ पे रोल रहा है। एक तो क्लॉसियस थे, थर्मल में काफी काम किया इन्होंने। दूसरे बोल्ट्जमैन थे और तीसरे थे आपके जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वही मैक्सवेल जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। 1860 में इनकी थ्योरी आई। With the help of this theory, different property of gases like pressure, temperature and energy can be explained। इस थ्योरी की सहायता से गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं कि गैसेस प्रेशर कैसे लगाती हैं, टेम्परेचर का क्या भूमिका है उनकी वेलोसिटीज में, या उसकी एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उन सारी चीजों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला अज्यूमशन है ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सारी गैसेस मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। ये आपको ध्यान से देखना होगा और सुनना होगा। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? रिजिड हैं। रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स, स्फीयर है आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर ए गिवन गैस। किसी गैस के लिए जो स्फीयर होंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ये स्फीयर है, ये ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का है H2O में, और ये यहाँ पे दिख रहे हैं आप N2O में है। तो ऑक्सीजन के जो स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स जो है दे आर स्फेरिकल इन शेप और वो इलास्टिक स्फीयर्स हैं, रिजिड स्फीयर्स हैं। एक गैसेस के एक जैसे स्फीयर हैं, दूसरे गैसेस के दूसरे जैसे स्फीयर हैं। डायग्राम में दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से जो नजर आ रहे हैं वो कार्बन के स्फीयर हैं, वो ऑक्सीजन वाले से अलग हैं। और ब्लू कलर में जो नजर आ रहे हैं आपको ये आसमानी रंग का जो दिख रहा है वो हाइड्रोजन के स्फीयर हैं, वो ऑक्सीजन वाले स्फीयर से अलग हैं। ऐसी नाइट्रोजन के स्फीयर जो है वो भी ऑक्सीजन वाले से अलग है। मतलब प्रत्येक स्फीयर आपस में एक मॉलिक्यूल से समान है लेकिन दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल से समान नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? रिजिड, इलास्टिक, स्फीयर्स, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ये बात ध्यान देनी होगी कि सारे रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल है वो किसी दी गैसेस के लिए। Whereas size of molecule is negligible in comparison to the average distance between the molecules। हम जानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं। ये आपको बड़े छोटे इसलिए दिख रहे हैं कि हमने बड़े से उनको दिखाने की कोशिश की है जो हमारे नजदीक हैं अभी, और दूर से उनको दिखाने की कोशिश की है जो पास, जो दूर हैं। तो आप ये देखिए जो छोटे दिख रहे हैं, इनके बीच में जो एवरेज दूरी है, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज दूरी है उनकी तुलना में मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल है। मतलब दूरी की तुलना में ये दे आर जस्ट लाइक पॉइंट्स, जस्ट लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। दिमाग में बैठा लीजिए, मॉलिक्यूल्स का साइज कंसीडरेबल नहीं होता उनके बीच की एवरेज डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तीसरा पॉइंट है पोस्टुलेट का, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। सारे मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन कर रहे हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। ये देख सकते हैं आप, कंटिन्यूअस मोशन है, एरो से आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है। और बेटर होगा कि हम कहें रैंडम मोशन, दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। They are moving in with all the possible velocities in all the possible directions। उनकी जो velocities हैं वो कैसी हैं? 10 की घात 1 से लेकर के 10 की घात 6 तक इनकी वेलोसिटी हो सकती है। मतलब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स और सारी दिशा में मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एरो इसका इस डायरेक्शन में बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल टकरा के दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो दे आर मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज। चलिए आगे बढ़े हम और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। ये जो रैंडम मोशन हो रहा है इनका, इस दौरान ये एक दूसरे के साथ कोलिजन भी करते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ वेसल, और जो वेसल जिस पात्र में ये भरे हुए हैं, जिस वेसल में भरे हुए हैं, जिस कंटेनर में ये भरे हुए हैं, उसकी दीवारों से भी ये कोलिजन करते हैं। आप देखिए जरा यहाँ पे कि ये जो वेसल्स है उसकी दीवारों से कोलिजन भी करते हैं। और ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज also change in magnitude as well as direction। जब collision होगा तो उनकी velocity change हो सकती है magnitude में और direction में, परिवर्तन उनमें संभव है। All the molecular collisions are perfectly elastic collision। ये जो collisions हो रहे हैं वो कैसे collision हो रहे हैं? perfectly elastic collision हो रहे हैं। और इलास्टिक collision में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और मोमेंटम तो किसी भी collision में कंजर्व रहता है।
चाहे वो इलास्टिक हो चाहे आपका इनइलास्टिक हो। तो दो चीजें यहाँ पे कंजर्व हैं, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो अहम है, और मोमेंटम तो किसी भी कॉलेज में कंजर्व रहता ही है। एंड देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ऑल्दो अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में वो काफी कम होते हैं, तो मतलब वो नेग्लिजिबल है, कहने का तात्पर्य हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रेक्टिलिनियर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दो कॉलिजन के बीच में जो पाथ है मॉलिक्यूल का, इधर से मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो लिनियर पाथ है उसका, ऐसा नहीं है कि वो पैराबोलिक पाथ में चल रहा हो, ऐसा पाथ है उसका, पैराबोलिक पाथ नहीं है या हाइपरबोलिक पाथ नहीं है, लिनियर मोशन है उसका। किसके बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में। ये ध्यान देने योग्य है कि उसका जो पाथ है वो लिनियर पाथ है, रेक्टिलिनियर पाथ है, रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है वो। एवरी डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स इज नोन एज मीन फ्री पाथ। एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूलर डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक और मॉलिक्यूल बना दिया समझने के लिए, यहाँ एक और मॉलिक्यूल बना दिया समझने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से गया, इससे टकराया तो कुछ पाथ कुछ और होगा, यहाँ टकराया तो पाथ कुछ और होगा, इसे हमने कह दिया लैम्डा 1, इसे कह दिया लैम्डा 2। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो एवरेज पाथ की लंबाई है उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। पाथ की जो एवरेज लंबाई है, क्योंकि सेम तो है नहीं, उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट है द कॉलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब कॉलिजन में समय नहीं लग रहा है, फटाफट होते हैं, तात्कालिक होते हैं। इट मींस टाइम टेकन इन कॉलिजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि ऐसे एक ये मॉलिक्यूल बना हुआ है आपका, एक ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, तो जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक चला तो इसके दो कॉलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम रहता है उसे बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। सपोज ये है टाउ 1, यहां से है आपका टाउ 2, इस दो कॉलिजन के बीच में यहाँ पे है उसका टाउ 3, तो ये जो आपका टाइम होता है दो कॉलिजन के बीच का उसे अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो इसका अगर मीन निकाले अपन तो जाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो जो कॉलिजन में टाइम लगता है वो रिलैक्सेशन टाइम की तुलना में नेग्लिजिबल टाइम है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम फिर भी बड़ा होगा इससे। डिस्पाइट मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स डेंसिटी ऑफ गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट अनअफेक्टेड, मतलब कॉलिजन हो रहे हैं, कॉलिजन के बावजूद भी जो गैसेस की डेंसिटी है, डेंसिटी क्या रहती है हम जानते हैं, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ना तो मास चेंज हो रहा है इसका कॉलिजन के बाद, और ना ही वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। आप अगर आप कहें कि भाई कॉलिजन हो रहा है तो टेम्परेचर के कारण वॉल्यूम चेंज हो सकता है, पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इस कारण से इसकी डेंसिटी कॉलिजन के बावजूद भी गैसेस की जो डेंसिटी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये गैसेस आएगा यहाँ पे एस और बनेगा। ये हो गए 8 पोस्टुलेट्स किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। आगे बढ़े हम, अब आ रहा है बॉयल्स लॉ, बड़ा अहम लॉ है ये गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसको 1662 में आयरिश, एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने दिया था 1662 में। आप देख सकते हैं कितने साल पहले, काफी साल बीत चुके हैं, तब ये फंडामेंटल गैस लॉ है, इसके डिस्कवर किया था रॉबर्ट बॉयल ने। क्या कहता है ये जरा समझे हम। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने क्या किया, अलग अलग गैसेस ली और उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट है पहली बात। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन मास का मतलब मास भी कांस्टेंट रखा उन्होंने, ऑफ ए गैस वेरीज इनवर्सली विद प्रेशर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर घटेगा और प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब और मास कांस्टेंट हो तब, मतलब गिवन मास के लिए बात होगी यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, P के। कंडीशन है लेकिन क्या, यदि T कांस्टेंट हो। हम ये भी करेंगे M भी कांस्टेंट हो, मास भी कांस्टेंट हो। गिवन मास के लिए बात हो रही है, तो दो चीजें कांस्टेंट, एक तो मास कांस्टेंट, एक टेम्परेचर कांस्टेंट है। और हमने जब इस साइन को हटाया प्रोपोर्शनलिटी वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। जैसे हमने कहा K V बराबर है K अपॉन P, या हम कह सकते हैं PV बराबर है K। K क्या है, K is constant of proportionality. Its value depends on the mass and temperature of gas. It also depends on the unit in which we are considering या discussing the given quantities. ये ग्राफ है, आप देखिए जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप देखिए इस ग्राफ में, इसमें क्या होना चाहिए, T कांस्टेंट होना चाहिए। इस ग्राफ में T कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, और वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि P भी बराबर कांस्टेंट है ना। तो ये ग्राफ कैसा है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर और 1/v के बीच में ग्राफ बनाते हैं, हम जानते हैं K/v है, y = mx वाले रूप में दिख रहा है हमें। अगर हम P
और 1/b के बीच ग्राफ बनाएंगे तो लीनियर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लाइन का समीकरण मिलेगा हमें, एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त होगी। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी इसमें? कंडीशन रहेगी कि बाई कांस्टेंट है, बाई मतलब सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्षमा चाहेंगे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ, अब आते हैं दूसरा गैस लॉ, लगभग 100 साल के अंतराल के बाद और ज्यादा समय के बाद ये आया। कब आया देखते हैं। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट अलेक्जेंडर चार्ल्स इन 1787। आप देखिए वो कब आया था? 1662 में, 1787 में आया, तो काफी समय बाद आया, लगभग 125 साल बाद आया। दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, तब मास भी कांस्टेंट हो, ये भी कहना होगा हमें। आगे बढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है भाई, पिछले वाले में क्या प्रेशर कांस्टेंट था? आपको ध्यान होगा टेम्परेचर कांस्टेंट था। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, मतलब मास भी कांस्टेंट है, ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1/273 टाइम्स कितने का? जो उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका। अगर घटाएंगे तो घट जाएगा। इसको थोड़ा मैथमेटिकली आगे समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखते हैं क्या हुआ। हमने माना कि V नॉट जो है वो क्या है? इसका वॉल्यूम है। किस पर है? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अलग अलग गैस का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑर्गन का अलग होगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अनुसार अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें, 1 डिग्री तापमान बढ़ा दें, तो क्या होगा? जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है यहाँ पे हमने, केल्विन नहीं लिखा है, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वॉल्यूम था उसका 1/273 गुना बढ़ जाएगा लगभग। तो हमने यहाँ पे V नॉट कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया? 1 + 1/273.15। और 2 डिग्री की वृद्धि करते तो क्या होगा देख लेते जरा। अगर 2 डिग्री वृद्धि की तो ये कितना हो जाता? 2/273.15 हो जाता। 3 की करते तो 3/373। मतलब अगर आप 1 डिग्री का राइज करेंगे तो आएगा कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? V नॉट अपॉन 273.15। V नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम है। 2 डिग्री वृद्धि करते तो इसके 2 इससे बढ़ते, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता 273.15। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता? V नॉट और जुड़ जाता। 3 की करते तो 3 बढ़ जाता। अगर ऐसे हम T तापमान की करें, T गुना करें तो क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम कितना है उसका? इनिशियल वॉल्यूम है V नॉट, और T तापमान की वृद्धि की हमने तो कितना बढ़ जाएगा? V नॉट बटे 273.15, और T तापमान बढ़ा है इंटू T, तो फाइनली हमारे सामने क्या आ गया? ऐसा इक्वेशन आ गया, V नॉट इंटू 273 प्लस T। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीएम ले लिया गया है, प्लस T अपॉन 273.15। ये T किसमें? स्मॉल T किसमें? स्मॉल T है इन डिग्री सेल्सियस, ये लिखा भी है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। तो 273.15 प्लस T, आपको मालूम है कि अगर डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दें तो तापमान किसमें आता है? केल्विन में आ जाता है। इफ T नॉट एंड T आर टेम्परेचर्स ऑन केल्विन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, तो T नॉट क्या हो जाएगा? हमारा T नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान, और वो कितना है? 273.15 केल्विन। और T क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस के तापमान में 273 जोड़ दो तो उतना केल्विन हो जाएगा ही। तो अब तापमान हमारा जो आ गया है वो केल्विन में आ चुका है। तो इस तापमान को ऊपर वाले को हमने क्या बोल दिया? T, नीचे वाले को क्या बोल दिया हमने? T नॉट। तो इस तरह दिखेगा हमें एक्सप्रेशन ये, या हम कह सकते हैं V अपॉन T का मान है कांस्टेंट, या V1 अपॉन T1 बराबर है V2 अपॉन T2, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है यदि प्रेशर कांस्टेंट हो और मास भी कांस्टेंट हो। दो चीजें कांस्टेंट हो भाई तो वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है किसी दिए हुए गैस के लिए। चार्ल्स लॉ, आप देखिए वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। ये प्रेशर के लिए बना हुआ है, प्रेशर P1, P2, P3। अब आप बताइए कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा इसमें? वो प्रेशर ज्यादा होगा जिस प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगा, मतलब P3 बड़ा होगा। यहाँ पे P3 बड़ा होगा P2 से, भाई निश्चित तौर पे प्रेशर वॉल्यूम को प्रभावित करेगा, भले टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो आप देखिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो कम है, P3 कॉरस्पॉन्डिंग। P1 के कॉरस्पॉन्डिंग वो ज्यादा है, इसका मतलब P3 बड़ा हुआ। किससे बड़ा होगा? P2 से। P2 बड़ा होगा किससे? P1 से। तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट आता है गे-लुजाक्स लॉ। ये तीसरा लॉ है जिसने कंप्लीट कर दिया हमारे गैस लॉस को। दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच, ये भी फ्रांस से आया, फ्रेंच केमिस्ट गे-लुजाक इन 1808, 1808 में आ गया, 1787 के बाद। दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर। पिछले लॉ में क्या कांस्टेंट था?
आपका प्रेशर, इस लो में क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम, मास तो कांस्टेंट रहेगा ही। तो प्रेशर के टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको बताया किसने, गेल-लुजाक ने। तो क्या बताया उन्होंने, देखें, इन्होंने कहा जैसा पिछले लॉ में था लगभग उसी से मिलता जुलता है। एट इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, मास कांस्टेंट कर दिया मतलब, ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15। सेम बात हो रही है वहां पे, लेकिन पिछले केस में कांस्टेंट क्या था आपको अच्छी तरह से मालूम है, ऑफ इट्स प्रेशर, इसका जो प्रेशर है उसके वेरिएशन किसके साथ है यहाँ पे, टेम्परेचर के साथ। पिछले में क्या थे, वॉल्यूम के वेरिएशन थे टेम्परेचर के साथ। एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्रेशन आने वाले हैं यहाँ पर। हमने माना पी नॉट है प्रेशर किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस की बात है यहाँ पे। तो गेल-लुजाक के लॉ के अनुसार 1 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा भाई, जो 0 डिग्री पर है उसमें पी नॉट अपॉन 273.15 टाइम्स की वृद्धि हो जाएगी। तो पी नॉट कॉमन ले लिया। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो वहां पे 2 गुना आ जाता। देखिए पी नॉट प्लस 1/2 इंटू अपॉन 273.15, मतलब इनिशियल प्रेशर में क्या जुड़ जाता, 2 गुना जुड़ जाता। किसका, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है उसके 1/273 गुने का लगभग। 3 पे बात करते तो 3 में ऐसा होता, पी नॉट प्लस 3 गुना जुड़ जाता किसका, जो 0 डिग्री पे इसका प्रेशर है उसका, 0 डिग्री सेल्सियस पे, सेल्सियस में बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल सेम कहानी दोहराई जा रही है पिछले वाले की तरह। तो फाइनली आप देखिए कहां पहुंच गए हम पहुंच गए इस पे कि P अपॉन टी कांस्टेंट है, आपको नजर आ रहा है P अपॉन टी कांस्टेंट है, या P1 अपॉन T1 बराबर है P2 अपॉन T2, या प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब, या यानी एवं मास भी कांस्टेंट हो तब। मास तो सब में कांस्टेंट रखा गया है, मास भी कांस्टेंट हो तब। तो प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा गैसेस का, गैस के मॉलिक्यूल तेज चलना चालू कर देंगे किसी कंटेनर में तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आती है आइडियल गैस इक्वेशन, इन तीनों को मिलाने से आती है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये बड़े काम की इक्वेशन है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण यूज होता है इसका, केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, फिजिक्स में इसका यूज है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज है, एनडीए वाले बच्चों के लिए यूज है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये, तो हमें समझना होगा इसको। बॉयस लॉ क्या कहता है भाई, बॉयस लॉ कहता है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, पहली बात हो गई। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। गेल-लुजाक लॉ क्या कहता है, ये कहता है पी अपॉन टी, P अपॉन टी, V अपॉन टी गलती से लग गया कांस्टेंट। तो इन तीनों को अपन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, PV अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, PV अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। और यही है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो आता है NR, तो इसे हम लिखते हैं PV इक्वल टू NRT। N क्या है जरा मुलाकात कर लें, N है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, किसी गैस के मोल्स क्या है, और R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू होती है भाई 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं, पर चूंकि ये आपका ग्राफिक टैबलेट है तो डेरिवेशंस हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किए हैं। तो R की वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण वाली है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है काफी सारे एग्जाम में कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, छाप लीजिए दिमाग में, इसको छाप लीजिए, इसको ड्राइव कर सकते हैं वैल्यू को। तो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या किया, एक चेंज किया, यहाँ पे Na एक नंबर दिख रहा है हमें, Na का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और Na से डिवाइड कर दिया। इस Na को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया था, उससे आप हमारे सेकंड वीडियो में देख पाएंगे। तो एवोगैड्रो नंबर का जो मान होता है वो होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। एक संख्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये स्पेशली मोल के लिए दिया था इन्होंने कि अगर एक मोल आप बोलते हैं, एक मोल एटम, इसका मतलब होता है एक मोल एटम का मतलब है एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, मतलब 6.023 इंटू 10 की घात 23 एटम। किसी गैस की अगर आप बात करेंगे तो अगर आपने कहा 1 मोल एटम तो इतने एटम हो जाएंगे, अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इतने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो मतलब एक संख्या है किसी क्वांटिटी को नापने का, खासकर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनको नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या हुआ, जब R को भाग दिया गया किससे, Na से, तो एक यहाँ पे नया कांस्टेंट आ गया, R को Na से भाग दिया गया, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको शुरुआत में बात हुई थी कि बोल्ट्जमैन ने, क्लॉसियस ने, मैक्सवेल ने इस थ्योरी को दिया हुआ है। तो इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये भी भैया आपको याद करनी पड़ेगी। 3 वैल्यू आपको याद करनी है। पहला कौन सा वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, अभी आपको बताई हमने। दूसरी वैल्यू आपको बताई हमने एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर आपको याद रखना होगा 6.023 इंटू 10 की घात 23, ये नंबर है, कोई यूनिट नहीं है इसकी। और तीसरा है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको भी याद कर लीजिए आप, 1.38 इंटू 10 की घात -23
जूल पर केल्विन। आगे तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या है, पीबी इक्वल टू एनआरटी। एन क्या हमें मालूम है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। एन क्या होता है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स, तो ये किसके बराबर होती है, गिवन मास ऑफ ए गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस। तो गिवन मास को हमने स्मॉल एम से और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया। और अब हम इस एन की जगह लिखने वाले हैं यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एम बटे कैपिटल एम इंटू आर टी, ऐसा करने वाले हैं। जरा देखें कैसे, तो ये बन गया हमारा पीवी इक्वल टू स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। अब हमने इस आर के साथ में ले गए हम कैपिटल एम को, आर के साथ ले गए कैपिटल एम को। आप देखिए यहाँ पे आर के साथ ले गए कैपिटल एम को। कैपिटल एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इससे हमने एक नया नाम दे दिया, आर बटे एम को हमने एक नया नाम दे दिया और वो कह दिया आर डैश। आर डैश कहलाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है, आर डैश की है आर बटे एम। और इसका मान अलग अलग गैसेस के अलग अलग होता है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। किसका, आर डैश का मान, मतलब नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, या क्यों होगा, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास अलग है ना भाई। आर तो सेम है लेकिन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, हाइड्रोजन का अलग है। तो आर डैश का मान अलग अलग गैसेस के लिए अलग आने वाला है, सेम नहीं रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग। और आप इसी तरह से, आपको अब लगातार रेगुलर वीडियो मिलने वाले हैं। तो एक बार आपका पुनः धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।